हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी सेकेंड ईयर इग्नू को। इसमें हम एमएसडी 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एमएसडी 1 का जो सिलेबस एनालिसिस था मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर करा दिया था। उसमें हमने देख लिया था कि इसमें कितने खंड हैं और कितने लेसन्स हैं और वो किस किस नाम से हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके जो प्रश्न पत्र है जून 2019 को, हम इसको एनालाइज करेंगे। पहले हम 4-5 पेपर एनालाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि पेपर किस टाइप का आता है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो किन चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो और साथ ही अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप इसे देख लीजिएगा कि कितने चैप्टर्स हैं टोटल। तो देखिए, पेपर में हमसे पूछा जाएगा, ये जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी काव्य हमारे सब्जेक्ट का नाम है। इसमें तीनों काव्य आते हैं, आदि काव्य, भक्ति काव्य और रीति काव्य। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 होंगे। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए अनिवार्य है। बाकी जो भी बचेंगे उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस देने हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है व्याख्या करनी होती है इसमें आपको सप्रसंग। ठीक है, और उसके बाद बाकी के जो बचे 6 क्वेश्चंस उसमें से कोई से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, व्याख्या भी हम इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि व्याख्या वगैरह किस टाइप से हैं, किस चैप्टर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जो चैप्टर्स बाकी आने वाले हैं उसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, क्योंकि जिनकी तैयारी हो गई है पूरी तरीके से उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। साथ ही जिन लोगों की भी प्रिपरेशन नहीं हुई है और पेपर आने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है तो वो भी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको कुछ एक पैराग्राफ दे रखे हैं, उसको सप्रसंग व्याख्या करनी है और किन्हीं 2 की। तो इसमें क पार्ट है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये कबीरदास जी से आया हुआ है और कबीरदास जी के हमारे जो लेसन्स हैं वो खंड 2 में मिलेंगे। 5th और 6th चैप्टर कबीर जी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको इसमें व्याख्या पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि जब हम व्याख्या वाला पार्ट करेंगे वहाँ पे हम सारे ये पैराग्राफ्स कर लेंगे। अभी हम सिर्फ पेपर का एनालाइज कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा है जो हमारी व्याख्या आई हुई है ये पार्ट 14 से आई हुई है। इसमें पार्ट 14 है हमारा, 13 और 14 तुलसीदास जी पर बेस है। 13 में है तुलसीदास के काव्य का युद्ध संदर्भ और 14 में है एक कवि के रूप में तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने जो दोहे लिखे हैं, जो पद लिखे हैं, वो उनके पर जो हमारा था इसमें राम जी का है शायद ये वाला, तो उसके बेस पर है। तो आप हाँ, ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद उससे लिया गया है। ठीक है, तो 2 हो गए। थर्ड हमारा लिया गया अध्याय 12 से। अध्याय 12 है हमारा मीराबाई का काव्य सौंदर्य और 11 चैप्टर भी मीरा के काव्य और समाज से ही संबंधित है। इट मीन्स ये खंड 3 में से लिए गए हैं। तो हमने देखा कि जो सेकंड वाला था ख, वो भी 13 और 14 जो खंड 3 के चैप्टर्स हैं उसमें से लिए गए और जो ग है वो भी मीरा जी के जो चैप्टर्स हैं 11 और 12 इसमें से लिए गए हैं। तो खंड 3 में से ये 2 व्याख्या आई हैं। तो हमने देखा कि खंड 3 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी व्याख्या आई है, 4 में से कोई 2 करनी है। चौथी व्याख्या आई है आपकी काव्यधारा रीति मुक्त काव्य में से, और रीति मुक्त काव्य के चैप्टर्स हमारे हैं 15, 16 और 17, जिसमें आप बिहारी घनानंद और पद्माकर की कविता को पढ़ेंगे तो उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा खंड कर रखा है ना अच्छी तरीके से तो आपको यहाँ से 2 व्याख्या आराम से मिल सकती हैं। ठीक है, करना आपको सारा ही है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इनको बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ गया आपको समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप पर विचार कीजिए। तो पृथ्वीराज रासो के जो चैप्टर्स हैं वो है हमारे खंड 1 में पहला और दूसरा। पहला है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप, और दूसरा है पृथ्वीराज रासो का काव्यत्व। और आप देखोगे अगले जो चैप्टर्स हम जो पेपर्स एनालाइज करेंगे उसमें पृथ्वीराज रासो का लगभग हर बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर की कविता की भाषागत विशेषताएं बताइए। तो कबीर जी के जो हमारे लेसन्स हैं वो हैं खंड 2 में क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 है कबीर की विचारधारा, चेतना और प्रासंगिकता, और चैप्टर नंबर 6 है कबीर का काव्य शिल्प।
तो यहाँ से आपको खंड 2 से क्वेश्चन मिल सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सूर की भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इस कथन के आलोक में सूर के काव्य पर विचार कीजिए। सूर मतलब सूरदास जी। तो सूरदास जी के जो चैप्टर हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें खंड 3 के चैप्टर नंबर 9 और 10। ठीक है, तो हमने देखा 2 व्याख्या हमारी खंड 3 से आई हुई थी और हमारा जो ये क्वेश्चन है एक ये भी खंड 3 से आया हुआ है सूरदास जी का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीरा के काव्य में सामंती रूढ़वादियों के प्रति विद्रोह किस प्रकार प्रस्फुटित हुआ है, सो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो मीराबाई जी के चैप्टर्स हैं 11 और 12, तो इससे व्याख्या भी आई हुई है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसी तरह जो ये वाले हैं सूरदास जी, ये भी खंड 3 में ही इनके पाठ हैं। तो खंड 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और खंड 3 है भक्ति काव्य सगुण काव्य जो इसमें है, क्योंकि भक्ति काव्य भी 2 प्रकार का होता है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। तो खंड 3 आपको इसमें 6 चैप्टर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से आपको 2 व्याख्या भी मिल सकती हैं और 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। और पहला खंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो उसमें से पृथ्वीराज रसो आएगा और विद्यापति जी का युग और उनके गीति काव्य के भी आ सकते हैं। तो खंड 1 और खंड 3 तो अभी तक हमने देखे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में मुक्तक कवि के रूप में बिहारी का महत्व स्पष्ट कीजिए, और बिहारी, घनानंद और पद्माकर ये खंड 4 में आते हैं, चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 में। तो ये 17 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चैप्टर 15 का है, बिहारी जी का, और क्वेश्चन नंबर 7 पद्माकर की कविता की काव्यगत विशेषताएं बताइए, और ये 17 का है। तो इस हिसाब से खंड 4 में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है। टोटल 4 खंड हैं, उनमें से पहले खंड में से क्वेश्चन आता है, थर्ड में से भी आया हुआ है और 4 में से भी, क्योंकि आपको टोटल 7 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, उसमें पहला क्वेश्चन तो सभी को करना है। ठीक है, और साथ में बाकी जो बच्चे 6 क्वेश्चन उनमें से कोई से 3 लेने हैं। तो आप देख लीजिएगा जो आपको ईजी लगे, बेटर लगे, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और लेकिन सिलेबस आपको सारा ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए बनने के लिए, तो भी आपको ये सारा का सारा सिलेबस इसी में आएगा। तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आगे अगर आपको पीएचडी करनी है, नेट क्वालिफाइड करना है, तो भी आपको ये सारा आपके पेपर में आने वाला है। और वैसे भी जिस डिग्री को आप लेने चाह रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो कहाँ से क्या आया हुआ है, क्योंकि पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिशियल होगा कि उनको पता चल जाए पहले ही सिलेबस एनालिसिस क्या है, और जिनके पेपर अभी आने वाले हैं उनको भी पता चल जाए कि अगर लास्ट मोमेंट पे हमें क्या अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पेपर बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।